आज हमारे पास भारत के संविधान के निर्माण और उसकी आत्मा से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार और विजुअली रिच नोट्स हैं। पर काव्या, हमारा मिशन यहाँ किसी टेक्स्ट बुक की तरह फैक्ट्स को रटना नहीं है। हाँ कैलाश सर, रटना तो वैसे भी बोर करता है। हमारा मकसद इस विजुअल नोट्स के पीछे की जो असली ह्यूमन स्टोरी है उसे डिकोड करना है ना? बिल्कुल। हम ये समझेंगे कि एक आजाद राष्ट्र की नींव आखिर रखी कैसे गई, ताकि सुनने वालों को बिना भारी भरकम किताबों के इस पूरे प्रोसेस की गहराई समझ आ सके। और जब हम इन सारी कॉम्प्लेक्स लीगल बातों को विजुअल फॉर्म में देखते हैं, जैसे कोई बीज हो या ढाल हो, तो दिमाग के लिए उन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी कैलाश सर। देखो काव्या, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है वो एक छोटे से बीज यानी सीड का है, और उस बीज से धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ निकल रहा है। ओह वाओ, ये तो काफी सिंबॉलिक लग रहा है। ये बीज किस चीज को दर्शाता है सर? ये बीज है कैबिनेट मिशन 1946। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से हमारे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जन्म हुआ। अच्छा, कैबिनेट मिशन। इसमें वही 3 लोग थे ना, पैथिक लॉरेंस, स्टाफर्ड क्रिब्स और एवी अलेक्जेंडर? हाँ, वही 3 प्रमुख चेहरे थे। इनका मुख्य काम था पावर का ट्रांसफर करना और एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाना। पर सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? क्या सर? उन्होंने शुरुआती दौर में ही अलग पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उन्हें एक यूनाइटेड इंडिया का मॉडल चाहिए था। सही बात है सर। इस स्लाइड में असेंबली के नंबर्स भी लिखे हैं। टोटल 389 मेंबर्स थे। बिल्कुल। और उस 389 में से 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से आए थे और बाकी 93 देसी रियासतों से यानी प्रिंसली स्टेट्स से। एक सेकंड कैलाश सर, यहाँ स्लाइड के कॉर्नर में एक रेड बॉक्स ब्लिंक कर रहा है। ये एग्जाम अलर्ट लग रहा है। उस एग्जाम अलर्ट पर जरूर ध्यान दो काव्या। क्या डिटेल्स हैं उसमें? इसमें लिखा है कि 9 दिसंबर 1946 को इस सभा की पहली मीटिंग हुई थी और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। बहुत जरूरी डेट्स हैं ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसे सभी को याद रखना चाहिए। पर कैलाश सर, इन नंबर्स को देखकर मेरा एक डाउट है। पूछो काव्या, क्या डाउट है? एक तरफ तो ब्रिटिश इंडिया था जहां लोकतंत्र की बात हो रही थी, और दूसरी तरफ वो 93 राजा राजवाड़े थे। इन रियासतों के राजाओं को एक डेमोक्रेटिक असेंबली का हिस्सा बनने के लिए मनाना, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा? चैलेंज शब्द भी शायद छोटा पड़ेगा काव्या। ये एक मैसिव नाइटमेयर था। राजाओं को लगता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद वो पूरी तरह सॉवरन हो जाएंगे। मतलब उन्हें लगता था वो अपने अलग छोटे देश चलाएंगे। एग्जैक्टली। उन्हें ये समझाना कि अगर वो इस नए यूनियन में नहीं आए तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये उस वक्त के नेताओं की कूटनीति का सबसे बड़ा टेस्ट था। बाप रे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। यहाँ फोकस उन लोगों पर है जिन्होंने असल में इस दस्तावेज को लिखा। ओह, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक आर्किटेक्ट की ड्राफ्टिंग टेबल जैसा लग रहा है। हाँ, और बैकग्राउंड में कुछ और भी है, ध्यान से देखो। हाँ सर, बैकग्राउंड में कुछ ग्लोइंग सिलुएट्स दिख रहे हैं जो फीमेल फिगर्स लग रही हैं। सही पकड़ा। ये ड्राफ्टिंग टेबल दर्शाती है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और उनके साथ 6 और मेंबर्स भी थे, है ना? बिल्कुल काव्या। अम्बेडकर जी के अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अय्यंगार, KM मुंशी, DP खेतान, N माधवा राव और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, इन 7 लोगों की टीम ने ही मुख्य मसौदा तैयार किया था। सर, यहाँ टेबल के पास एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ, उसमें क्या लिखा है काव्या? पढ़ के बताओ। इसमें स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। ये नंबर एग्जाम के लिए क्रूशियल है। वेरी गुड। और वो जो फीमेल सिलुएट्स तुमने देखी थी ना, 15 महिला सदस्य हैं जिन्हें अक्सर अनसंग हीरोइंस कहा जाता है। हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित जैसे बड़े नाम। वाओ! इतिहास में तो अक्सर सिर्फ मर्दों के ही नाम आते हैं, जैसे नेशन बिल्डिंग कोई सोलो प्रोजेक्ट हो। लेकिन ये तो एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। एकदम सही बात है काव्या। पर कैलाश सर, एक थॉट आ रहा है दिमाग में। अगर राजकुमारी अमृत कौर या हंसा मेहता जैसी महिलाएं वहां उस टेबल पर नहीं होती, तो क्या आज हमारे फंडामेंटल राइट्स या हेल्थ पॉलिसीज इतनी इंक्लूसिव होती? पूरी प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होती काव्या। हंसा मेहता ने डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के फॉर्मुलेशन में बहुत बड़ा रोल निभाया था, और राजकुमारी अमृत कौर ने लेबर राइट्स
और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बहुत स्ट्रांगली आवाज उठाई थी। मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, एक एम्पैथी डाल दी थी। एग्जैक्टली उनकी वजह से ही हमारे कानून इतने समावेशी यानी इंक्लूसिव बन पाए। ये तो सच में फैसिनेटिंग है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। अब हम टाइम और एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। ओके सर। देखो कैलाश सर, इस स्लाइड पर तो एक 3D क्लॉक चल रही है और उसके ठीक बगल में एक साईफाई मूवी जैसा वॉल्ट या केस बना हुआ है। हाँ, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो जो क्लॉक है वो इस महाकाव्य को लिखने में लगे टाइम को दिखाती है। टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ओ बाप रे, करीब 3 साल लग गए। और इसमें शब्दों का भी कुछ आंकड़ा है ना? हाँ काव्या, इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,386 शब्द लिखे गए थे। इतने सारे वर्ड्स, और वहाँ वो साईफाई टाइप का केस क्यों है सर? वो केस इसलिए है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी मशीन से प्रिंट नहीं किया गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक कैलीग्राफी में लिखा था। अपने हाथों से? दैट इज इनसेन। बिल्कुल। और इसके हर एक पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने, जैसे नंदलाल बोस और रमानोहर सिन्हा, उन्होंने अपनी कला से सजाया था। आज भी ये ओरिजिनल कॉपीज पार्लियामेंट में एक स्पेशल हीलियम केस में सेफली रखी हुई हैं। वही केस इस विजुअल में है। सर, यहाँ एक लंबा सा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स चमक रहा है। पढ़ो काव्या, उसमें क्या टाइमलाइन दी गई है? इसमें लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, यानी अडॉप्टेड। फिर 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स ने इस पर साइन किए और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसे फुली एनफोर्स किया गया और नेशनल एम्बलम भी उसी दिन अपनाया गया। ये डेट्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। पर कैलाश सर, मेरा एक बड़ा डाउट है यहाँ। पूछो। अगर सारा काम हो चुका था और 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, तो उसे लीगली लागू करने के लिए 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया गया? सिर्फ 2 महीने बाद क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक कारण था काव्या। बात 1930 की है। 1930 में 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का संकल्प लिया गया था। अच्छा। तो उस दिन की मेमोरी को अमर करने के लिए वेट किया। बिल्कुल, उस ऐतिहासिक दिन की सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए ही एनफोर्स करने की डेट 26 जनवरी 1950 रखी गई। मेक सेंस। ये तो एक परफेक्ट ट्रिब्यूट था। हाँ, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। यहाँ से फिलॉसफी और आत्मा शुरू होती है। कैलाश सर, इस स्लाइड पर तो एक बहुत ही शानदार 3D पिरामिड बना है और वो एक ग्लोबल मैप के ऊपर रखा हुआ है। सही देखा तुमने। ये पिरामिड हमारी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को दर्शाता है, संविधान की आत्मा। इसका बेस देखो। बेस पर लिखा है वी द पीपल, यानी हम भारत के लोग। एग्जैक्टली ये बेस सोर्स है। पावर यहीं से आती है। उसकी ठीक ऊपर वाली लेयर नेचर बताती है कि देश सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा। और पिरामिड के टॉप पर इसके अल्टीमेट गोल्स हैं। गोल्स मतलब? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। एकदम सही। और वो जो ग्लोबल मैप देखा तुमने, वो हमारे बोरोड फीचर्स का विजुअल है। हमारा संविधान एक ग्लोबल डॉक्यूमेंट है। बोरोड फीचर्स मतलब हमने दूसरे देशों से आइडियाज लिए? हाँ काव्या, प्रियम्बल का बेस आइडिया अमेरिका से लिया, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी फ्रांस से, ड्यूटीज और प्लानिंग का कॉन्सेप्ट यूएसएसआर से और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान से। हालांकि इस सब का कोर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। अरे सर, इस ग्लोबल मैप के ऊपर एक बड़ा सा रेड एग्जाम अलर्ट है। ये अलर्ट जरूर प्रियम्बल के अमेंडमेंट्स के बारे में होगा। क्या है? एग्जाम्स में आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। पर कैलाश सर, इस ग्लोबल रेसिपी को देखकर मेरा एक कंसेप्चुअल डाउट है। बिल्कुल काव्या, पूछो क्या डाउट है। एक तरफ अमेरिका है जो कंप्लीटली कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड है और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट है। दोनों आइडियोलॉजीज तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है ना? हाँ बिल्कुल है। तो जब इन टकराने वाले आइडियाज को एक ही डॉक्यूमेंट में लाया गया तो आपस में क्लैश नहीं हुआ, या यही अनेकता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी? बहुत गहरा सवाल है काव्या। उन्होंने किसी भी देश को एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया। उनका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल था। उन्होंने अमेरिका से राइट्स उठाए ताकि आम आदमी आज़ाद रहे, और यूएसएसआर से स्टेट कंट्रोल और वेलफेयर उठाया ताकि कोई गरीब ना रहे। मतलब उन्होंने आइडियाज को इंडियन सोसाइटी की छलनी से फिल्टर कर लिया। एग्जैक्टली
दोनों एक्सट्रीम्स को मिलाकर एक नया वेलफेयर स्टेट का मॉडल बनाया, जहां दोनों आइडियाज क्लैश नहीं किए बल्कि एक दूसरे के पूरक बन गए। वाह, उनका विजन सच में कमाल का था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जो हमारी आखिरी मास्टर चीट शीट है। ओके सर, इस स्लाइड पर 3 अलग-अलग 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। एक मजबूत ढाल यानी शील्ड, एक लंबा रास्ता और एक तराजू या वेइंग स्केल। बिल्कुल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 सबसे मजबूत पिलर्स हैं। जो ढाल तुम देख रही हो वो है पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, आर्टिकल्स 12 से 35। ये ढाल हमारी सेफ्टी के लिए है, राइट? हाँ काव्या, ये जस्टिफाइबल हैं। अगर सरकार इन्हें छीनती है तो नागरिक सीधा कोर्ट जा सकता है। खास तौर पर आर्टिकल्स 25 से 28 जो धार्मिक आज़ादी देते हैं और 29-30 जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं। और वो जो रास्ता बना है वो क्या है सर? वो रास्ता है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSPs, आर्टिकल्स 36 से 51। एक कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्ग है। हालांकि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, कोर्ट में लागू नहीं हो सकते, पर सरकार के लिए गाइडिंग लाइट हैं। इनमें वही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आते हैं ना? हाँ, इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। सोशलिस्ट जैसे आर्टिकल 39 समान वेतन, गांधीयन जैसे आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत और आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग, और लिबरल इंटेलेक्चुअल जिसमें आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। अच्छा, और तीसरा ऑब्जेक्ट वो तराजू था। वो तराजू दर्शाता है पार्ट 4A को, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A। ये नागरिक का दायित्व है बैलेंस बनाए रखने के लिए। सर, इस तराजू के नीचे एक चमकता हुआ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। पढ़ो काव्या, क्या लिखा है उसमें? इसमें है कि यूएसएसआर से इंस्पायर होकर इन ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था और अभी टोटल 11 ड्यूटीज हैं। 11वीं ड्यूटी 86th अमेंडमेंट 2002 में जोड़ी गई थी एजुकेशन के लिए। एकदम परफेक्ट। एग्जाम के लिए सारी अमेंडमेंट्स गोल्ड माइन हैं। पर कैलाश सर, एक और डाउट है यहाँ। हाँ काव्या बोलो। राइट्स तो हमारे पास शुरुआत से ही थे, एकदम 1950 से। तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने के लिए 1976 तक पूरे 26 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? पहले दिन से क्यों नहीं थे ये? इसके पीछे उस दौर की साइकोलॉजी थी काव्या। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो लोगों में देशभक्ति नेचुरली बहुत हाई थी। मतलब उन्हें अपना फर्ज पहले से पता था? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि लोगों ने आज़ादी के लिए इतना स्ट्रगल किया है तो उन्हें ड्यूटी सिखाने की जरूरत नहीं है, ये इनहेरेंट है। पर 2.5 दशक बाद जब 70s का दौर आया तो पीढ़ी बदल गई थी। वो तब शायद लोग राइट्स ज्यादा मांग रहे थे। एग्जैक्टली। स्ट्राइक्स और पॉलिटिकल अस्थिरता का माहौल था। सरकार को लगा कि लोग अधिकार तो एग्रेसिवली मांग रहे हैं पर ड्यूटी भूल गए हैं, इसलिए एक्सप्लिसिटली कानून में लिखना पड़ा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या बात है। इस पूरी डिस्कशन से सर एक चीज तो मुझे क्रिस्टल क्लियर हो गई है। क्या काव्या? ये कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई जड़ या रुकी हुई किताब नहीं है, ये कंप्लीटली लिविंग डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल सही समझी तुम। ये वक्त के साथ बदलता है। जैसे 86th अमेंडमेंट में एजुकेशन की ड्यूटी जोड़ी गई पर अपनी मूल आत्मा को हमेशा बचाकर रखता है। और वो जो